Hi guys, welcome back once again to Judicious। आज का टॉपिक कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। इस टॉपिक के बारे में हमने पहले डिस्कस करा हुआ है जब एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट देखा था, तो एक ये पॉइंट वहां पर हमने डिस्कस करा इन ब्रीफ। टुडे वी विल बी टेकिंग इट अप अहेड इन अ बिट मोर डिटेल्ड मैनर। So let us begin. Now this table over here, it represents two types of parties. One on the left hand side where the capacity is said to be present. These are those parties. For example, major, that is person above 18 years of age, person of sound mind and somebody who is not disqualified by law. इन्हीं सभी लोगों के अंदर ये कैपेसिटी by default present consider करी जाती है. So here we mark a green tick on all these people. On the other hand, this capacity is by default considered to be not present, यानी कि इन लोगों में ये कैपेसिटी प्रेजेंट नहीं होती, जो कि है माइनर यानी कि बिलो 18 years of age, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड और कोई भी व्यक्ति जो डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ है. सो इट इज अ रेड क्रॉस डिपिक्टिंग द सेम, राइट? नाउ इफ यू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ पर्सन इन व्हिच द कैपेसिटी इज प्रेजेंट, इट विल लीड टू द क्रिएशन ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. हाउएवर, any attempt to make a contract with these people will only result in a void agreement. ये बात क्लियर हो गई इस डिस्कशन से. आगे चलते हैं. So with this discussion we can conclude that capacity over here means competency or eligibility to enter into a contract, right? Minors, person of unsound mind and all those who are disqualified by law are considered to be incompetent to contract. Therefore, उनके साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करने का अटेम्प्ट करेंगे, it will result to a void agreement only. Whereas, in case of majors, person of sound mind and all those who are not disqualified by law, they are said to be competent to contract. इनके साथ you can obviously enter into a valid contract. Now we will look at a complete list of all those people who are considered to be ineligible or non-competent to enter into a contract, appearing on your screen one by one. Let us discuss each one of them in detail now. पहला पॉइंट है कॉन्ट्रैक्ट विद माइनर्स. इंटरेस्टिंगली, माइनर की डेफिनेशन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में कहीं पर भी मेंशन्ड नहीं है. इनको डिफाइन करा गया है एक सेपरेट एक्ट में जिसका नाम है इंडियन मेजॉरिटी एक्ट 1875. एंड दैट टू, दिस डेफिनेशन इज आल्सो considered to be under two situations, one in general and second in special cases. Let us study what are these special cases. Like I just mentioned, माइनर को डिफाइन कर रखा है स्पेशल केसेस में और इन जनरल, राइट? स्पेशल केसेस में देयर आर टू प्राइमरी केसेस व्हिच वी कंसीडर. फर्स्ट इज जहां पर माइनर जो है किसी गार्जियन की गार्जियनशिप के अंदर उसको रखा गया है अंडर द गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट 1819, मीनिंग दैट या तो उसके पेरेंट्स आर नो मोर और दे आर नॉट विद द चाइल्ड, राइट? इस सिचुएशन में वो गार्जियन की गार्जियनशिप में रहेगा, तो ये एक स्पेशल केस है. एंड द सेकंड स्पेशल केस इज जहां पर माइनर की कोई प्रॉपर्टी
को कोर्ट ऑफ वार्ड्स के सुपरिटेंडेंस में रखा गया हो उसकी टेक केयर के लिए, सो दैट जब माइनर मेजर हो जाए तो उसको उसकी प्रॉपर्टी हैंड ओवर कर दी जाए। अब बात रह गई खाली एज की। तो देखिए जनरल सिचुएशन में अगर माइनर के साथ कोई भी इशू ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स नहीं है या गार्जियन अपॉइंटेड वाला कोई मैटर नहीं है, प्रॉपर्टी का कोई इशू नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में जनरल केस रहेगा एंड एनीबडी हु इज बिलो 18 इयर्स ऑफ एज उसको हम माइनर बोल देंगे, नॉर्मली जो हमने पढ़ा भी है। हाउएवर स्पेशल केस में जो ये ऊपर वाले दोनों केसेस हैं, इस सिचुएशन में एज थोड़ी बढ़ा दी गई है उसकी मेजॉरिटी की, और यहाँ पर as you can see any person who is below 21 years of age, यानी कि 3 साल का यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया गया है, वो एक वैलिड चीज भी है बिकॉज इन केसेस में माइनर को खुद ही अपना ध्यान रखना पड़ेगा, गार्जियन भी हट जाएगा उसके मेजर होते ही, प्रॉपर्टी को उसको मेंटेन करने का सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके शोल्डर पर आएगा, इसलिए he has been given extra 3 years to be more mature. This is the definition of minor. Moving ahead, let us look at the effects of agreement with a minor. If we make a contract or an agreement with a minor, what is going to be its effects? एक एग्जांपल से देखते हैं। एक माइनर ने एक मेजर पर्सन को अप्रोच करा, एक मोबाइल फोन सेल करने का ऑफर दिया एक सर्टेन प्राइस पर, यहाँ पर 2000 रुपीज है, और इन मेजर पर्सन ने, जो अंकल यहाँ पर जो मेंशन्ड है, इन्होंने फोन को चेक करके ही वाज सेटिस्फाइड विद द क्वालिटी एंड एवरीथिंग, ही मेड द पेमेंट। दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट टू सेल अ मोबाइल फोन यहाँ पर क्रिएट हो गया। माइनर स्पेंट दिस मनी ऑन जंक फूड, पार्टी, व्हाटएवर, राइट। और शाम को ये पहुंचा अपने घर, तो ही वाज स्कोल्डेड बाय हिज माइनर्स फादर हु इंक्वायर्ड अबाउट द मोबाइल फोन। अब माइनर वापस जाते हैं टू दिस जेंटलमैन और अपना फोन जो है वो वापस डिमांड करते हैं। अब ये जो अंकल जी थे ये बोलते हैं कि जी हमारे बीच में तो देयर वाज एन एग्रीमेंट टू सेल, तो आप अब कैसे वापस मांग सकते हो। माइनर बट नहीं मानता, ही इज एडमेंट, उसको वापस फोन अपना चाहिए ही चाहिए। तो अंकल ने अपने पैसे वापस मांगे, ये भी लाजमी सी बात है, एक जनरल चीज है। नाउ मैटर वेंट टू कोर्ट्स एंड this was the judgment. Point number 1, mobile phone will be returned. And point number 2, minor will not return the money. दोनों ही सिचुएशन में it was a win-win situation for the minor, और मेजर जो अंकल थे उनका लॉस हुआ। फर्स्ट एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल स्टडी करते हैं, फिर इसके पीछे के प्रोविजंस देखेंगे। Now, suppose another minor, he approaches the same person again, और इस टाइम wrist watch सेल करने का ऑफर है for 500 rupees. Now uncle, क्योंकि एक केस हार चुके थे, now he is bit more cautious, so he asks the minor about the age proof. The minor fraudulently hands over a fake driver license, representing himself as a major, जबकि एक्चुअल में वो माइनर था। Now, this gentleman, इन्होंने फिर भी उसका फोटो स्टेट और सेल्फ अटेस्टेड सब कुछ डॉक्यूमेंटेशन के पास रखकर, once he satisfied, he made this agreement, पेमेंट कर दिया, दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट हो गया टू सेल wrist watch, पूरा कॉन्ट्रैक्ट बन गया। माइनर ने अगेन, रेस्ट ऑफ द स्टोरी इज सेम, he spent that money, एंड उसके आगे भी जैसा पहला केस था, minor again goes back to the major person, to the uncle, and asks for his watch to be returned. Now this time uncle threatens to file a case against minor for fraud, right? इस सिचुएशन में क्या जजमेंट रहेगा, क्या घड़ी वापस होगी या पैसा को क्या होगा, क्या माइनर को यहाँ पर फ्रॉड करने के लिए पनिशमेंट मिलेगी? लेट अस सी। Here's the judgment of the court. Point number 1, wrist watch will be returned. अंकल का नुकसान है यहाँ पर। Second, minor again will not return the money back. And point number 3, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मेजर पार्टी की है कि वो माइनर की एज वेरीफाई करता बिफोर एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। सो दिस वाज अ जजमेंट अगेन, अंकल का दोनों केस में
नुकसान होता है यहाँ पर। लेट अस सी व्हाट आर द प्रोविजंस जिसके पीछे ये जजमेंट कोर्ट ने दिया। पॉइंट नंबर 1, द कोर्ट सेज दैट agreement with a minor is void ab initio. Now void ab initio means, and such an agreement is void from the initial stages, right? Point number 2, rule of restoration of property, जिसको rule of restitution भी बोलते हैं, वो मेजर पार्टी पर तो अप्लाई होगा मगर माइनर पर नहीं। क्या होता है ये रूल ऑफ रेस्टोरेशन? यानी कि ऐसा एग्रीमेंट जो माइनर के साथ करा गया वो खराब हो गया, वॉइड हो गया, तो जो प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट होने से पहले जिस पार्टी की थी उसी के पास वापस जानी चाहिए। ये रूल मेजर पार्टी पर तो अप्लाई हुआ। दोनों ही एग्जांपल में इफ यू रिकॉल, द अंकल हैड टू रिटर्न द मोबाइल फोन इन द फर्स्ट केस एंड द रिस्ट वॉच इन द सेकंड। हाउएवर, डिड द माइनर रिटर्न द मनी? नो। सो दिस पॉइंट स्टेट्स the same thing. Rule of restoration or rule of restitution will be applicable only to the major party and not to the minor. और अब बात करते हैं फ्रॉड जो माइनर ने करा उसके लिए। The point says that agreement remains void even if minor fraudulently represents his age. तो भी एग्रीमेंट void ही रहेगा। इस बेस पर कि जी माइनर ने फ्रॉड करा है, आप उस एग्रीमेंट को वैलिड जो है शो नहीं कर सकते, राइट? सो दीज आर द प्रोविजंस। मूविंग अहेड, माइनर वाला कॉन्सेप्ट हमारा खत्म। सेकंड इज कॉन्ट्रैक्ट विद पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। वी ऑल नो व्हाट आर दीस पीपल ऑफ अनसाउंड माइंड एक्चुअली आर, राइट? थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। नाउ इनकी भी कैटेगरी यहाँ पर लॉ ने डिसाइड कर रखा है। वन इज एन इडियट एंड सेकंड इज अ ल्यूनेटिक, right? So first, moving ahead with the idiot, these are basically mentally unstable people since birth, right? So they can never ever enter into a contract क्योंकि वो तो शुरुआत से ही unstable हैं, they cannot even take care of themselves. तो contract क्या था, कोई issue ही नहीं होता contract बनाने का। Second is lunatic. This is a different story. These people have got lucid intervals or fixed intervals during which sometimes they are in their senses and sometimes they are not. For example, कुछ लोगों को फिट्स पड़ते हैं, दौरे या सीजर्स, तो उस केस में जिस टाइम पर वो फिट्स पड़ रहे हैं, they are of unsound mind, otherwise they are perfectly fine. तो क्या इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है? इडियट के साथ तो हमने मना ही कर दिया। In under no situation there can be any contract. In lunatic there is a clause over here. Contract with lunatic are valid when the lunatic is not having fits. यानी कि जब वो नॉर्मल है उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे वैलिड माना जाएगा। जबकि उसी इंसान के साथ कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कब होगा? जब ही इज अंडर द अटैक और ही इज अंडर हैविंग दोज फिट्स और सीजर्स। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल। मूविंग अहेड, कॉन्ट्रैक्ट विद पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। एग्जाम्पल है अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट, यानी कि कोई ऐसा इंसान जिसके अगेंस्ट इंसॉल्वेंसी का केस कोर्ट में चल रहा होगा। कोर्ट का केस होने से पहले ही वॉज सॉल्वेंट, बट ड्यूरिंग दैट ड्यूरेशन ऑफ द केस ही वुड बी डिक्लेयर्ड अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट, मीनिंग दैट उसका जो लायबिलिटीज है वो भी डिस्चार्ज नहीं हुई है, वो भी अंडर ट्रायल है, राइट? नाउ ड्यूरिंग दिस पीरियड गवर्नमेंट विल अपॉइंट एन ऑफिशियल रिसीवर, OR, right, will be appointed by the government to make contract on his behalf for setting off his assets and liabilities, right? And once अब कोर्ट का कोई तो जजमेंट आएगा, so in future जो भी जजमेंट आता है कोर्ट का उसके बेस पर या तो वो बंदा इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाएगा या फिर सॉल्वेंट, डिपेंडिंग अपॉन एसेट्स और लायबिलिटीज का सेट ऑफ हुआ या नहीं हुआ। Fine. If he is declared as solvent again, he is free to contract back. Now, but if he is declared insolvent, वो आगे contract नहीं कर पाएगा। एक चीज नोट करने के लिए यहाँ पर ये है, कंपनी कभी भी insolvent डिक्लेयर नहीं होती, सिर्फ इंडिविजुअल्स insolvent डिक्लेयर किए जा सकते हैं। Next is a contract with a convicted person. Now, a convicted person, ये वो लोग होते हैं जिनके अगेंस्ट
कोर्ट ने कोई जजमेंट पास किया गया है किसी क्रिमिनल केस के अंदर, राइट? और ऐसे लोग, such a person can enter into a contract only after he has served his duration of punishment. Once he has served his duration of punishment, again then he becomes eligible to contract, not before that. Next is contract with a married woman. यहाँ पर limited उनकी पावर होती है कॉन्ट्रैक्ट करने की. First point says that a married woman can make a contract for her personal property only. वो सिर्फ अपनी personal property के behalf पर कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, राइट? अपने हस्बैंड की प्रॉपर्टी के लिए वो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती ये बोलकर कि आई एम अ लीगली वेडिड वाइफ सो आई हैव गॉट राइट ओवर माय हस्बैंड्स प्रॉपर्टी. नो, दैट्स नॉट द केस, राइट? थर्ड पॉइंट सेज दैट, ये आ गया कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी का एक पॉइंट है, आगे हम डिस्कस करेंगे जब फर्दर वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी. फिलहाल आप इतना समझ लीजिए, अ मैरिड वुमन इज कंसिडर्ड एज एन एजेंट ऑफ हर हस्बैंड, right? So she can make a contract on behalf of her husband, but only in the case where basic necessities required हैं, उसके लिए वो केस कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं. अदरवाइज कोई कॉन्ट्रैक्ट वो करेंगे उसके लिए हस्बैंड लायबल नहीं होगा. फॉर इंस्टेंस, लेडी है, एक घर पे रहती है, हस्बैंड उनके घर पर नहीं है, बाहर गए हुए हैं कहीं पर, इन अनदर कंट्री और अनदर सिटी फॉर वर्क, राइट? अब इस लेडी को घर पर राशन नहीं है, तो फूड आइटम्स भी खत्म हो गए हैं बेसिक नेसेसिटी के, तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेती हैं अपने नियर बाय शॉपकीपर से कि आप मुझे पूरे मंथ का फूड आइटम्स ये सब प्रोवाइड करें. व्हेन माय हस्बैंड रिटर्न्स ही विल रीपे यू. दैट इज अ वैलिड थिंग बिकॉज बेसिक नेसेसिटीज इन्वॉल्व हैं. मगर ये बिल्कुल नहीं होगा कि हस्बैंड है नहीं, वो जाके किसी ज्वेलर से तो कुछ एक्सपेंसिव ज्वेलरी ले आए और बाद में बोल दें कि हस्बैंड मेरे पेमेंट कर देंगे, राइट? क्योंकि ज्वेलरी लग्जरियस आइटम में आता है, उसके लिए ये चीज पॉइंट वैलिड नहीं रहेगा. ये सिर्फ बेसिक नेसेसिटीज के लिए वैलिड है. Next is contract with alien enemy. We already know who an alien enemy is. Alien enemy उस कंट्री का सिटीजन है जिस कंट्री के साथ हमारी कंट्री की अभी वॉर डिक्लेयर हो गई है, ठीक है? एट प्रेजेंट वॉर चल रही है. तो ऐसे एलियन एनिमी के साथ जो आप पहले कोई डील कर रहे होंगे, कोई कॉन्ट्रैक्ट चल रहा होगा, वो इनवैलिड हो जाएगा. उस ड्यूरेशन में वैलिडिटी उसकी खत्म हो जाएगी क्योंकि वॉर चल रहा है. नया कॉन्ट्रैक्ट आप एलियन एनिमी से नहीं बना पाएंगे वॉर के ड्यूरेशन में. हाँ, एक बार वंस द वॉर इज डिक्लेयर्ड टू बी ओवर, एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट दोबारा रिज्यूम हो जाएंगे, दोबारा वैलिड हो जाएंगे और आप नए कॉन्ट्रैक्ट भी क्रिएट कर सकते हैं. नेक्स्ट इज कॉन्ट्रैक्ट विद अ फॉरेन सोवरेन. इनको फॉरेन रिप्रेजेंटेटिव्स भी कहा जाता है. ये बेसिकली वो लोग हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं डिफरेंट नेशंस को हमारी कंट्री में आकर, यहीं पर ही रहते हैं और अपने कंट्रीज के इंटरेस्ट को यहाँ पर वो रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं. इन फॉरेन रिप्रेजेंटेटिव्स को लीगल इम्यूनिटी दी गई है, यानी कि इनके अगेंस्ट कोई केस फाइल नहीं किया जा सकता. अब चूंकि केस फाइल नहीं कर सकते, इसलिए इनके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं बनाया जा सकता. क्योंकि इनकेस कोई कॉन्ट्रैक्ट तोड़ते हैं तो हमें इनकी गवर्नमेंट, इनकी कंट्री की गवर्नमेंट से प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा बिफोर इनिशिएटिंग एनी लीगल एक्शन. फॉरेन एम्बेसडर इसका एग्जांपल है. एक चीज नोट करने वाली ये है कि ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उनको भी ये लीगल इम्यूनिटी प्राप्त है, राइट? Last is contract with a company or corporation. We already know that company is an artificial person. It is not a natural person. तो ये वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है जो सिर्फ एक आर्टिफिशियल पर्सन कर सकता है. नेचुरल पर्सन की तरह ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती. प्लस MOA यानी कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंडर में रहकर, वो बाउंड्री के अंदर रहकर ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ही वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माने जाएंगे. अगर वो बाउंड्री क्रॉस करी जाती है कॉन्ट्रैक्ट करते टाइम, कंपनी अगर ऐसा कुछ करती है, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो बनेंगे वो अल्ट्रा वायरस बोले जाएंगे, यानी कि बियॉन्ड द पावर, राइट? फर्स्ट थिंग. एंड सेकंड इज, जैसे मैंने बताया, सिर्फ आर्टिफिशियल पर्सन है तो उसी कैपेसिटी में दे कैन एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, नॉट लाइक अ नेचुरल पर्सन.
For example, a natural person can surely enter into a contract of marriage, but a company or a corporation cannot. So that was the discussion which we had regarding capacity to contract. Hope you got the hang of it और थोड़ा समझ में आ गया होगा. Next videos में आगे का डिस्कस करेंगे. तब तक के लिए thanks for watching. Thank you so much. Stay safe, stay blessed.